नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रेम मार्गी धारा निर्गुण धारा के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इसके पहले हमने आदिकाल पर चर्चा कर ली है, साथ में भक्ति काल के उदय और कारण को लेकर भी अभ्यास कर लिया है। निर्गुण धारा के अंतर्गत संत कवियों पर हमने बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट किया है। उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर विश्वास करके जुड़े हुए हैं उनको निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसी तरीके से है जो कि यूजीसी नेट, सीयूईटी, सभी राज्यों की टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि हम ऐसे प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं जो कि किसी एक परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि हिंदी विषय से अनेक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका लाभ मिल रहा होगा और आज की वीडियो के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आखिर तक इसको आत्मीयता के साथ देखिए और देखिए कि जो भी आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है उसमें आप कितना अपना स्व मूल्यांकन कर पा रहे हैं, कितना कमी रह गई है और कितना मेहनत करना है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी धारा का प्रकरण 3 में उल्लेख करते हुए किसमें रखा है। इस बार हमने प्रश्न को चेंज किया है। पहले ही बता दिया कि प्रेम मार्गी धारा का उल्लेख प्रकरण 3 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक शीर्षक दिया हुआ है। क्या दिया है? ऑप्शन दिया गया है ज्ञानाश्रय, निर्गुण, सगुण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी धारा का उल्लेख प्रकरण 3 के अंतर्गत किया है। ऑप्शन बी, निर्गुण धारा के अंतर्गत इसका उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी धारा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है प्रेमाश्रय शाखा, सूफी काव्य, प्रेम तत्व की प्रधानता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेम मार्गी धारा को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रेमाश्रय शाखा इसका नाम है, सूफी काव्य प्रेम मार्गी धारा के अंतर्गत आते हैं और इस धारा को हम प्रेम तत्व की प्रधानता वाला काव्य भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आने वाले एग्जाम्स में आपको ध्यान में रखना है कि प्रेम मार्गी धारा का अगर किसी भी तरीके से बदलते हुए नाम से भी सवाल पूछ लिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीनों नाम एक ही धारा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कुतबन के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिया गया है ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, जौनपुर के बादशाह जूना खां के आश्रित थे, इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है कि कौन सा कथन कुतबन के मामले में असत्य है। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने कुतबन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर बताया गया कि जौनपुर के बादशाह जूना खां के आश्रित थे, जो कि गलत है। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है हुसैन शाह के ये दरबार में रहा करते थे कुतबन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, इसको आगे की परीक्षा के लिए बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो कुतबन का कई बार गुरु शिष्य परंपरा वाला सवाल पूछा जाता है। ठीक है, किसके आश्रित थे वो समझ गया। इनका जो समय है विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है, संवत 1550 यहाँ पर लिखा गया है। इसमें से अगर 57 घटा देंगे जितना आएगा उतना इसका ईस्वी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुतबन के बारे में बेसिक जो जानकारी हमें होनी चाहिए यहाँ पर आपको मिल गई है। आगे और बात करते हैं। पूछा गया कि मृगावती के संदर्भ में असत्य है, यह मंझन द्वारा लिखी गई है। मृगावती की कहानी चौपाई दोहे के क्रम में है। यह सन 909 हिजरी संवत यानी 1558 संवत में लिखी गई। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति कुमार के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मृगावती जो सूफी काव्य है, ये इसमें बताना है हमें कि असत्य कौन सा है। तो आपने कैच कर लिया होगा कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन
इसमें असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए। यह मंझन द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि कुतुबन द्वारा लिखी गई है, इसको आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, मंझन के द्वारा दूसरी कोई रचना है, मृगावती के जो रचनाकार है कुतुबन। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मृगावती की जो लेखन शैली है या फिर स्ट्रक्चर कहें तो दोहे, चौपाई और दोहे के क्रम में लिखी गई है। यह भी हो सकता है कि आगे की परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मृगावती की रचना शैली किस तरीके की है। तो आप ध्यान में रखिए कि चौपाई है और फिर दोहा। अब दोहा और चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा हिंदी व्याकरण का जो भी लेक्चर है उसको जाकर देखिए या फिर प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा कि चौपाई में 16-16 और दोहा में 13-11 की गणना की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि छंद भी महत्वपूर्ण है। अब बताया गया कि ये लिखी कब गई थी, 909 हिजरी। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे सूफी काव्य पढ़ते समय तो वहां पर सीधे सीधे रचनाओं का क्रम नहीं दिया गया बल्कि उसको हिजरी संवत में दिया गया। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, यह सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में किस श्रेणी के कवियों की रचना ज्यादातर हिजरी संवत में। तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होगी। सूफी काव्य के परंपरा के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं हिजरी संवत में लिखी हुई मिलती है। मृगावती की जो कहानी है उसमें चंद्रनगर के राजा गणपति कुमार के राजकुमार, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। सूफी काव्य की एक खास विशेषता है प्रेम कथाओं का वर्णन, और ये ऐसे प्रेम कथा है जो कि हिंदू परिवार घराने पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है मृगावती, मधुमालती, पद्मावती या फिर चित्रावली। तो देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कोड किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं शुक्ल बार बार सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कवियों के बारे में हो चाहे रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है, और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये किस रचना के संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन ए, मृगावती के बारे में बात कही गई है। जब भी आप सूफी कवियों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि राजकुमार होता है और वो किसी सुंदर राजकुमारी के प्रेम में पड़ता है और उसकी खोज में निकल जाता है, और अकेले नहीं निकलता है बल्कि कई लोगों को साथ में लेकर निकलता है। बीच में उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो बड़ा ही कष्ट सहता है और त्याग सहता है। इसके बाद वो अपने उस प्रेम को प्राप्त करता है। किसी भी रचना को पढ़ेंगे एक ही पैटर्न पर ये सारी रचनाएं लिखी गई। ये भी सूफी काव्य परंपरा की एक खास विशेषता है। अगला प्रश्न है कि मृगावती कहानी के संदर्भ में असत्य है। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन कुमार के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ था। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। उसने प्रेमा नामक एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। तो यहाँ पर बताया गया कि जो मृगावती है इसके कहानी के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पर असत्य है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है कि गणपति देव का जो राजकुमार है और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है, बिल्कुल सही है। राजकुमारी की एक खास विशेषता है कि उड़ने की विद्या जानती है। ये देखिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है कि किस सूफी रचना में राजकुमारी या नायिका उड़ने में महारत हासिल की हुई है या फिर उड़ने की कला जानती है? तो वो हो गई मृगावती। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकलता है। अगर आप पद्मावत देखेंगे उसमें भी राजा रतन सेन योगी होकर निकलते हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि राजकुमार जो है राजकुमारी की खोज में जिसके ऊपर मोहित हुआ है योगी होकर निकल रहा है। रास्ते में उसको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो बीच में उसने एक रुक्मणी नाम की सुंदरी को राक्षस से बताया था। यहाँ पर रुक्मणी होना चाहिए था जिसको कि हमने प्रेमा लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ आप अभ्यास कर रहे हैं बल्कि इन प्रश्नों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं और कहानी सतह दर सतह आपके दिमाग में बैठती जा रही होगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि काफी मेहनत से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया हुआ। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रह न जोई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कुतुबन, मंझन, जैसी, उस्मान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। कुतुबन द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं और मृगावती से ली गई है। यहाँ पर जिस रुक्मणी की मैं बात कर रहा था, जिसको कि राजकुमार एक राक्षस से बचाता है, इसका जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। सूफी काव्य परंपरा में एक चीज और आप देखेंगे कि रानियां जो है अपने राजा के लिए या फिर अपने राजकुमार के लिए सती भी हो जाती हैं। ठीक है, सती होकर राख बन जाती है। ये भी सूफी काव्य परंपरा की एक खास विशेषता आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ये बात किसके बारे में कही जा रही है कि इनकी एक रचना मधुमालती मिलती है जिसकी एक खंडित प्रति मिली है। बहुत अच्छी प्रति नहीं मिली है बल्कि खंडित मिली है, यानी कि आधा ही मिली हुई है। लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद यह लगता है कि इसमें कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। ये किसके बारे में बात कही जा रही है? ऑप्शन दिया गया कुतुबन, मंझन, जैसी, उस्मान। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मंझन द्वारा लिखी गई है मधुमालती, जिसका जिक्र मैं अभी ऊपर के प्रश्न में कर रहा था। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के संदर्भ में असत्य है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 7 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है। इसका वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। तो मधुमालती के संदर्भ में कौन सी ऐसी बात है जो कि गलत है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दें होंगे। हमने तो ऑलरेडी ही अपना दिमाग इसमें लगा दिया है। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो असत्य कथन है। यहां पर कहा जा रहा है कि मृगावती के समान मधुमालती में 7 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा है। लेकिन आप देखेंगे कि मृगावती और उसके बाद के जो भी 2-3 रचनाएं हैं उसमें जो पैटर्न अपनाया गया है कि 5 चौपाइयां हैं और फिर एक दोहा की योजना की गई है। ये पैटर्न है सूफी काव्य परंपरा में सूफी रचनाओं को लिखने में। तो यहाँ पर 7 चौपाइयां नहीं होनी चाहिए बल्कि 5 चौपाइयां होनी चाहिए। इस तरीके से ये कथन क्या हो रहा है? असत्य हो जा रहा है। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं सभी चीजें मधुमालती के संदर्भ में बिल्कुल एकदम सही है। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती और मधुमालती की तुलना भी कर दी है। आप देख रहे हैं कि मृगावती की बार बार यहाँ पर तुलना की गई है कि मृगावती की अपेक्षा मधुमालती में ज्यादा क्या है? कल्पना है। और सूफी कवियों ने कल्पना और इतिहास दोनों का समावेश करते हुए अपनी रचनाएं की हुई है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मधुमालती सूफी काव्य का पात्र नहीं है। मधुमालती का कौन सा ऐसा पात्र है जो इस ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन दिया गया मनोहर, मधुमालती, सूरजभान, रुक्मणी। तो आपके दिमाग में आ गया हो कि हमने तो रुक्मणी पढ़ा था कहीं और मृगावती में पढ़ा था। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। बाकी तीनों आप ऑप्शन देख रहे हैं कि सभी का संबंध किससे है? मधुमालती से। अब मान लीजिए यही सवाल बीपीएससी पैटर्न पर आ जाता तो भी यहाँ पर केवल चौथा और पांचवा ऑप्शन में हो जाता कि उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भी इसका सही जवाब क्या हो जाता? इसका सही जवाब यहाँ पर तो वैसे पूछा गया कौन सा पात्र नहीं है। मान लीजिए इसमें पूछ दिया जाता कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन कौन से पात्र हैं, तब बीपीएससी पैटर्न यहाँ पर लागू हो जाता। लेकिन सीधे सीधे अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है मनोहर, मधुमालती, रुक्मणी, मृगावती। तो ये बात किसने कही हुई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोहर, जो कि मधुमालती का एक पात्र है और वो इस बात को कह रहा है। ठीक है, और इस पंक्ति से ही ऐसा लग रहा है कि
सूफी काव्य परंपरा का कोई नायक नहीं इस बात को कह रहा है, बल्कि वर्तमान समय में किसी यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अपने किसी से कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेम तत्व की क्या है, प्रधानता है, इसीलिए इसको प्रेम मार्गिक धारा भी कहा गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चित विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में? चित विश्रामपुर, विश्रामपुर अभी भी वर्तमान समय में एक जगह है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि चित विश्रामपुर का उल्लेख किस रचना में? ऑप्शन दिया गया है मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। तो इसका उल्लेख ऑप्शन बी यानी मधुमालती में किया गया है। चित विश्रामपुर का उल्लेख मधुमालती में मंझन कवि ने किया हुआ है। तो देखिए, सवाल तो कहीं से भी बन सकते हैं, हमने कोशिश की है कि आपको हर एक तथ्य से परिचित कराया जाए। चलते आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मधुमालती की माता का नाम है, मधुमालती की माता क्या नाम है? राजकुमार इसके प्रेमी का नाम तो हम जान गए, ठीक है, लेकिन माता जी का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है रस मंजरी, रूप मंजरी, काव्य मंजरी, गुण मंजरी। अब मंजरी मंजरी लगा हुआ है, एक तो मंजरी नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर मधुमालती के माता का नाम है रूप मंजरी, ठीक है। और आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस नाम से आगे चलकर कई कवियों ने रचनाएं भी की हैं रूप मंजरी को ध्यान में रखते हुए। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कवि अपने परंपरा से भी बहुत कुछ चीजें लेते हुए नजर आते हैं। तो मधुमालती की माता का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मधुमालती और मनोहर, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये मधुमालती सूफी रचना से पंक्ति को उठाया गया है, लेकिन ये कौन प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं मनोहर से मधुमालती को मिलाऊंगा क्योंकि वो मेरी बहन है। यहाँ पर देखिए, जो हिंदू संस्कृति की परंपरा है उसका भी यहाँ पर पालन किया है मंझन ने, और इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी खुश भी रहते हैं। ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया है ताराचंद, रूप मंजरी, प्रेमा, मनोहर। सही जवाब है ऑप्शन ए, ताराचंद नाम का एक पात्र है जो इस बात को कहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताराचंद के बहाने मधुमालती में और कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों से भी आप यहाँ पर परिचित हो गए। अगला प्रश्न है, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह। तो सूफी कवियों के बारे में यह बात कौन लिख रहा है कि सूफी कवियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका आधार बनाते हुए जीव यानी आत्मा परमात्मा की बात की गई है, उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध हो जाते हैं। यानी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी राजकुमार किसी राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन किसी के माध्यम से सुनता है और फिर उसके सौंदर्य को सुनकर या तो मूर्छित हो जाता है या फिर व्याकुल हो जाता है, उसको पाने की कोशिश करता है और मुग्ध होकर योगी का रूप धारण करते हुए आगे बढ़ जाता है। यह बात कही है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए जिन काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है उनमें शामिल नहीं। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना के पूर्व कुछ काव्यों की चर्चा की और उनका नाम है, ऑप्शन दिया गया मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती, चित्रावली। तो कौन सा इसमें है जो कि शामिल नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्रावली नाम का जो काव्य है वो जायसी के पूर्व के बने हुए काव्यों में शामिल नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि मृगावती है, मधुमालती है, मुग्धावती है, और इसमें कुल 4 काव्यों की चर्चा की गई, ठीक है। एक रचना और है जिसको कि मैं कमेंट्स करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये तीनों रचनाओं को तो ध्यान में रखिए, टोटल 4 रचनाओं की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधन के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है
कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। यह बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के ईश्वर के बारे में। अगला प्रश्न है कि रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोड़, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होड़। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बताना है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुमालती से इस पंक्ति को लिया गया है, यानी कि इसके जो रचयिता है वो है मंझन। अब इस पंक्ति को मैंने जानबूझकर दिया है, पंक्तियां तो बहुत सारी थी। यहाँ पर रतन शब्द को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो वन लाइनर किताबें पढ़े होंगे और अनुमानों के आईने से इस प्रश्न का जवाब देंगे, तो वो हो सकता है कि पद्मावत इसका आंसर दे दें, क्योंकि इसमें रतन लिखा हुआ है। रतन सेन को ध्यान में रखते हुए दे देंगे, लेकिन सही जवाब क्या है यहाँ पर? मधुमालती। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत का रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना निर्धारित किया है? 1520 ईस्वी, 1530, 1540, 1550। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत का रचना काल ईस्वी में यहाँ पर निर्धारित किया। ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित करने वाली बात लगी। वैसे ये ज्यादातर बातें संवत में करते हैं, लेकिन यहाँ पर पद्मावत के रचना काल को लेकर उन्होंने संवत के स्थान पर ईस्वी का भी जिक्र किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी। और ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1520 के आसपास में शुरुआत की और 1540 तक जाकर इसको पूरा किया। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंडिकेट किया है कि 15 से 20 वर्ष लगे थे मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत लिखने में। जिस पद्मावत को हम इतने धड़ल्ले से पढ़ते हैं, वो एक दो दिन या एक दो महीने की रचना नहीं है, बल्कि 15 से 20 वर्ष तक लगी। इतना तो लोग नौकरी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कवि कालजयी हो जाते हैं और उनकी रचना भी कालजयी हो जाती है। जो यहाँ पर सही जवाब था कि 1540 ईस्वी इसका उन्होंने निर्धारण किया। अगला प्रश्न है, राजकुंवर कंचनपुर गयऊं, मिर्गावती कह जोगी भयऊं, साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर किन्हु बियोगु, प्रेमावती कह सुरबर साधा, उषा लाग अनिरुद्ध बर बाधा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? प्रिय विद्यार्थियों, जिन चार काव्यों की चर्चा मैं कर रहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, कि पद्मावत के पूर्व मलिक मोहम्मद जायसी ने उन काव्यों की चर्चा की, तो उसमें पहली जो रचना हो गई वो गए मृगावती, दूसरी रचना है खंडावत, ठीक है, तीसरी रचना है मधुमालती और चौथी रचना है प्रेमावती। इन चार रचनाओं का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी। पूछा गया ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते हुए बिल्कुल बोर नहीं होना है। न जाने किस तथ्य का उत्तर अगले प्रश्न में आपको मिल जाए, तो इसलिए धैर्य बनाकर आखिर तक इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो दिन भर आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे कि आज हमने कुछ पढ़ा है। अगला प्रश्न है, तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। उपरोक्त पंक्तियां किसकी? एक जमाना था कि लोग मधुमालती और मृगावती रचनाओं को खूब पढ़ा करते थे। ये बात को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिख दी गई है। किसकी कविता है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है जायसी, जैन कवि बनारसी दास, कुतुबन, मंझन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जैन कवि बनारसी दास, जिनकी एक रचना है अर्ध कथा। ठीक, कई जगहों पर अर्ध कथानक भी दिया रहता है, जिसको माना जाता है कि हिंदी की पहली एक तरीके से आत्मकथा मानी जाती है। आत्मकथा के अंतर्गत जैन कवि बनारसी दास ने मधुमालती और मृगावती के बारे में बात कही हुई, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये पंक्ति किसी सूफी कवि की नहीं है, बल्कि एक आत्मकथाकार की है, ठीक है, जिनका नाम है बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्कनी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी? ऑप्शन दिया गया बनारसी दास जैन, शायर नसरती,
कुली कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। तो दक्कनी उर्दू में, दक्कनी हिंदी में नहीं बल्कि दक्कनी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी मधुमालती को आधार बनाकर किसने लिखी हुई? बहुत ही जबरदस्त तरीके का प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। मुझे कई विद्यार्थी फोन करके या फिर मैसेज करके बताते हैं कि सर हम लोग कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, वहां पर भी चीजें अधूरी दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो नोट्स के रूप में हो, चाहे आप कोचिंग्स में पढ़ाए जा रहे हो, आपके यहाँ कुछ नई नई चीजें मिलती हैं। तो ये नई चीजें परिश्रम के माध्यम से, मुझे कोर्स बेचने की जल्दी नहीं है, मुझे बैच चलाने की जल्दी नहीं है, मुझे टॉपर से इंटरव्यू लेने की बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आप हैंडसम नहीं होते हुए भी कंटेंट के दम पर लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ मन की बात रही। यहाँ पर देखिए, ध्यान में रखना है कि ये बात किसने लिखी, गुलशन इश्क मधुमालती के आधार पर। सही जवाब है शायर नसरती। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कि मधुमालती केवल सूफी काव्य परंपरा में एक अच्छी रचना नहीं रही, बल्कि इससे लोग प्रभावित भी रहे। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में असत्य है। कौन सी बात है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में असत्य है? ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह पुस्तक 936 हिजरी यानी 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। आखिरी कलाम में शेर शाह की प्रशंसा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में तमाम तथ्य यहाँ पर दिए गए, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा तथ्य असत्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में यहाँ पर जो बेसिक तथ्य है वो आपको दिए गए हैं, उनको आपको आगे की परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। पहला जो तथ्य दिया गया कि ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। अभी तक आपने देखा कि सूफी कवियों में कुतुबन के शिष्य को लेकर एक तथ्य दिया गया। दूसरा तथ्य यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी का है, जिनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी। तो ये कथन जो है सही है। ये जायस में रहते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जायसी पड़ गया है। जो कि वर्तमान समय में आप देखें कि अमेठी रायबरेली के आसपास का क्षेत्र है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम जो कि फारसी अक्षरों में मिलती है, ये भी क्या है, सही बात है। सूफी कवियों की एक खास विशेषता और देखेंगे कि इनकी जितनी भी रचनाएं मिलती हैं सब फारसी अक्षरों में मिलती हैं। कोई ऐसी रचना नहीं है जो कि देवनागरी में मिलती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला तथ्य है कि यह पुस्तक 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का कुछ समय जो है आप देखेंगे कि बाबर के समय का भी है। तो बाबर के समय में लिखी गई जो आखिरी कलाम है, और आखिरी कलाम में बताया गया कि शेर शाह की प्रशंसा की गई। तो ये क्या है, कथन असत्य है। यही कथन असत्य है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बाकी जितने भी ऊपर के कथन दिए गए हैं सभी कथन क्या है, सत्य है। आखिरी कलाम में शेर शाह की प्रशंसा नहीं की गई बल्कि बाबर की ही प्रशंसा की गई है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो आपने देखा कि ये न सिर्फ एक प्रश्न था बल्कि 4 से 5 प्रश्न इसमें शामिल रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित ये सभी तथ्य आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। आगे भी और तथ्य हैं। अगला प्रश्न है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी, उपरोक्त पंक्ति ली गई। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, कन्हावत। तो ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई और इसको लिया गया है आखिरी कलाम से। आखिरी कलाम में जहां मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है, वहीं अपने जन्म के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आखिरी कलाम से इन पंक्तियों को लिया गया है जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के बारे में बताया हुआ है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में अपने जन्म के बारे में बताया हुआ है। आगे कभी भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा। उपरोक्त पंक्तियों का संबंध किस रचना से? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, कन्हावत। तो इसका संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पद्मावत के संबंध में यह पंक्ति ली गई है। ठीक है ना? और किसकी पंक्ति है?
जायसी द्वारा लिखी गई। तो हमने देखा कि दो रचनाओं में अलग अलग ढंग की पंक्ति, आखिरी कलाम जिसमें उन्होंने जन्म के बारे में बताया, और पद्मावत में यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। अभी यहाँ पर लिखा गया है 927, ये इस पर विवाद है, 927 है या फिर 947 है। अंत में लोग मानते हैं कि 947 है और ये हिजरी संवत है। आगे प्रश्न बना हुआ है, तब और समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के संदर्भ में असत्य है। कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी यानी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इसमें शाह व शेरशाह की प्रशंसा की है। इनमें से कोई नहीं। कौन सी बात है जो कि पद्मावत में के संदर्भ में असत्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऊपर की कोई ऐसी बात नहीं है जो कि असत्य, सभी बातें क्या है? सत्य। तो देखिए अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि पद्मावत कथा का जो आरंभ है वो 1520 ईस्वी के आसपास से शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सवाल पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना कब हुई थी, तो 1540 उसमें दिया रहता है। लेकिन मान लीजिए बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि पद्मावत को लिखने की शुरुआत मलिक मोहम्मद जैसी ने कब की थी, तो अब आपके दिमाग में 1520 रहना चाहिए। देख रहे हैं थोड़ा सा केवल प्रश्न में ट्विस्ट है, तो आप इन ट्विस्ट को बिल्कुल समझिए। पद्मावत में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें शेरशाह की प्रशंसा की गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक में तो उन्होंने बाबर की प्रशंसा की, दूसरे में शेरशाह की प्रशंसा की। और ये भी कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ये वही शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने कि हुमायूं को काफी परेशान किया था। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मेरी इस बात को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 947 हिजरी का अर्थ है। ठीक है, यहां पर 947 हिजरी का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया 1520, 1530, 1540, 1550। अच्छा, जो 1500 वहां पर देख रहे थे 927 दिया गया है, उसका मतलब है 1520। यहां पर 947 का मतलब है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है पद्मावत का एक बंगला अनुवाद किस कवि ने कराया था? ये भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो शायद ये यूपी टीजीटी या पीजीटी किसी एग्जाम में आ चुका है कि पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने करवाया था। ऑप्शन दिया गया है आलो उजाला, अमर उजाला, बनारसी दास जैन, शेख नसीरत। किसने पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आलो उजाला नाम के कवि ने, जो कि मगन ठाकुर से के दरबार में शायद जुड़े हुए थे और उनकी प्रेरणा से इन्होंने पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया। तो आलो उजाला को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर किसमें है? फारसी में, देवनागरी में, रोमन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं फारसी अक्षरों में। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। उपयुक्त कथन किसका है? जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि मलिक मोहम्मद जैसी यानी जैसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। और विजय देवनारायण शाही ने भी जैसी के बारे में लिखा है कि अगर जैसी सूफी कवि हैं तो कुजात सूफी। अगला प्रश्न है ये काने और देखने में कुरूप थे, कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसता था। इस पर यह बोले मोहिका हंसे की को हरि हरि। इनमें से इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? ये बात किसके संदर्भ में कि वो देखने में काने थे और कुरूप थे और शेरशाह इनके ऊपर हंसता था, और इसको देखकर उन्होंने कहा, जो कि आप देखेंगे कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कि मोहिका हंसे सी कि को हर हर। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर हंस रहे हो या जो मुझे बनाया है उस ईश्वर पर, उस भगवान पर हंस रहे हो। किसके ऊपर हंस रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। किसी के ऊपर अगर मान लीजिए कोई हंस रहा है, खास तौर से उसको उसके रूप और सौंदर्य को देखकर, तो ये बात कही गई है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में।
तो अब आपके दिमाग में आ गया हो कि जिस मलिक मोहम्मद जायसी को हम पढ़ते हैं कि इनकी रचना पद्मावत है, अवधि में लिखी गई है, नागमती वियोग खंड इसका है, तमाम चीजें हम पढ़ते हैं। वो कैसे थे? देखने में काने थे, कुरूप भी थे, ठीक है, लेकिन अपने रचना के बदौलत, अपने कंटेंट के बदौलत आज सभी पाठ्यक्रमों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो शुक्ल जी ने बकायदे इंडिकेट किया है। भले आप वन लाइनर किताबों में अलग अलग रचनाओं को पढ़ते होंगे, लेकिन यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने बताया हुआ कि इनके इतने ग्रंथ पाए जाते हैं या फिर इतनी पुस्तक पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 पुस्तकों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अब आपके मन में आने लगा होगा कि वो 3 पुस्तकें कौन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, जायसी की रचनाओं के संदर्भ में सत्य, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं तीनों ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अखरावट के संदर्भ में असत्य, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार किए गए हैं। इसमें कयामत का वर्णन है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिए, अभी तक हम आखिरी कलाम और पद्मावत के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहां पर देख रहे हैं आप अखरावट है, तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है कि अखरावट के बारे में कौन सी बात इसमें असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, जो कि गलत है। कयामत का वर्णन किसमें किया गया है, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब हो गया सी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और देखना है कि इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई, ये बात सही है। और ये छोटी सी पुस्तक है, इसमें ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम के बारे में बात की गई। तो अखरावट को खासतौर से जो पहला ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इत्यादि में आया हुआ। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल पूछा गया। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम के संदर्भ में असत्य है। अब आखिरी कलाम के बारे में बताना है। इसमें कयामत का वर्णन है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। बाबर की प्रशंसा की गई है। जायसी के जन्म का विवरण मिलता है। तो कौन सी बात है जो कि गलत है आखिरी कलाम के संदर्भ में? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि वर्णमाला के बारे में बात की गई है, वो है अखरावट। अच्छा, अखरावट शब्द से ही पता चल रहा है ये अक्षर का क्या है, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि तद्भव बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, जिसको हम अक्षर माला कहते हैं या फिर वर्णमाला कहते हैं, ठीक, या लेटर कहते हैं, उसी से ये जुड़ा हुआ शब्द है। तो न चाहते हुए अगर आप पढ़े भी नहीं है लेकिन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझते हैं तो आप तुरंत इसका सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आखिरी कलाम में आप देख रहे हैं कि कयामत का वर्णन किया गया है, वर्णमाला का वर्णन बिल्कुल नहीं है। बाबर की प्रशंसा की गई है, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही बताया, और जायसी के जन्म का विवरण मिलता है, इस बात का भी उल्लेख हमने किया था। अगला प्रश्न है, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रसन्न है। सही जवाब हमने दे दिया है, लेकिन मेरा प्रयास है कि इस कथन के माध्यम से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार जायसी के संदर्भ में क्या है उनको भी समझिए। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है। हमने तमाम उनकी रचनाओं के बारे में बात की, लेकिन अगर उनके कीर्ति के बारे में बात करें, यश के बारे में बात करें, तो वो पद्मावत की वजह से है, जिसको पढ़ने से यह पता चल रहा है कि जायसी का जो हृदय था कितना कोमल था, और सिर्फ कोमल नहीं था बल्कि प्रेम की पीर से भरा हुआ था। अक्सर विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि प्रेम की पीर का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के बारे में कहा है, या फिर जब आप रीतिकाल में पढ़ेंगे तो घनानंद इत्यादि के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया है। तो खास तौर से ये
प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया है जहां पर वियोग रस का एकदम से चरम, वियोग रस क्या एकदम चरम पे हो। तो घनानंद में भी आप देखेंगे वही बात है, और यहाँ पर नागमती वियोग खंड को देखेंगे तो वही बात है। और हृदय कोमल कैसे हुआ है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदू संस्कृति सभ्यता परिवार घराने की कथा को आधार बनाते हुए एक महाकाव्य लिखा जो कि जबरदस्त तरीके से पाठकों पर प्रभाव छोड़ता है। तो प्रेम की पीर और कोमल हृदय को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जैसी की कीर्ति का आधार क्या है, पद्मावत है, ये भी समझ गए होंगे। और इस कथन को देखिए तोड़कर भी यहां से पूछा जा सकता है। तो इसमें दो कथन है, इनको ध्यान में रख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। अब देखिए यहां पर मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम नहीं जोड़ पाया है, ठीक है ना, अगर वो रहते तो और अच्छा रहता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बात कबीर के संदर्भ में जब बात कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तब नहीं कही है, ये बात उन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी की तुलना करते हुए की हुई है, यानी कि जैसी के प्रसंग में बात उन्होंने कही है। तो मान लीजिए अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए कबीर के टॉपिक में इसको खोजेंगे तो शायद ये आपको कोटेशन न मिले। ये कोटेशन कहाँ मिल रहा है? जब हम जायसी को पढ़ रहे हैं तब मिल रहा है। तो इसलिए आपको किताब बेसिक तौर पर पूरी पढ़नी चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है कि जिस चीज को कबीर ने झाड़ फटकार कर आक्रामक तरीके से हिंदू मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया, वो सार्थक नहीं हो बल्कि क्या हुआ, चिढ़ाने वाला। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि अगर आपको डांट फटकार कर कोई चीज कहने के लिए या करने के लिए कहा जाता है तो वो कई बार लगता है चिढ़ाने वाला सिद्ध होता है और लोगों के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जितना कि आप देखते हैं कि कोई चीज प्रेम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार मैंने इसमें मौलिक ऑप्शन देने का प्रयास किया है। आप उन मौलिक ऑप्शंस को देखे होंगे कि ये किन कवियों के बारे में कहा जा रहा है। संत काव्य के बारे में कहा जा रहा है, सूफी काव्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में, या फिर सिद्ध साहित्य के बारे में। तो ये बात कही जा रही है ऑप्शन बी, सूफी काव्य के बारे में। न सिर्फ मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदुओं की कहानियों को हिंदुओं की ही बोली में लिखी, बल्कि आप देखेंगे कुतुबन, मंझन, जैसी, उस्मान, ठीक है, आगे चलकर तो कुछ अन्य कवियों के बारे में आप देखेंगे जो कि हिंदी भाषा को लेकर काफी संघर्ष किए अपने उन दिनों में। देखिए ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। किसके बारे में है? सूफी काव्य के संदर्भ के बारे में। और ये बात उन्होंने तब कही है जब उन्होंने जायसी का मूल्यांकन किया। अगला प्रश्न है, पद्मावत के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया, इसमें प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि असत्य है, सारी बातें क्या है? सत्य है। यानी कि तमाम सूफी कवियों ने प्रेम गाथा को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की, लेकिन जितनी प्रौढ़ता पद्मावत को मिली शायद किसी को मिली, ये बात सही है। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। हम भले इतिहास में कुतुबन को, मंझन को, उस्मान को, इन सबको पढ़ते हैं, केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में तो हमें पद्मावत ही पढ़ना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है, ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन हमें आगे की परीक्षा के लिए तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और संयोग से पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है, मैंने अपने विद्यार्थियों को, जो बीए में हमारे विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाया। एमए में भी मौका मिलता है तो मैं इसको पढ़ाता हूँ। और इस चैनल पर भी नागमती वियोग खंड का जितना भी पद यूजीसी नेट में लगा हुआ है, सब पर मैंने चर्चा कर दी। अगला प्रश्न है कि पद्मावती के विषय में असत्य है। अब क्या है कि पद्मावती बार बार लिख दिया गया है, यहाँ पर पद्मावत
आप ध्यान में रखिए, या फिर पद्मावती ही सही है। पद्मावती के विषय में असत्य है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या है। पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास एक मैना थी। पद्मावती के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके पास एक मैना थी, ये क्या है? गलत है, बल्कि उसके पास एक तोता था। और तोता कौन था? आपके दिमाग में आ गया होगा। इसके पहले का जो तथ्य है कि राजा गंधर्व सेन सिंघल द्वीप, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा गंधर्व सेन की कन्या थी पद्मावती। और पद्मावत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि सही में आज वो रहती तो मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स रहती, जिस हिसाब से मलिक मोहम्मद जैसी ने कल्पना की, अपूर्व सौंदर्य की कल्पना की। यहाँ पर बताया भी गया कि अद्वितीय थी, उसके जैसा कोई नहीं था। ये बात तब पता चली जब नागमती अपने सौंदर्य को लेकर तोता से पूछती है कि मेरे जैसे कोई सुंदर है, तो बोलता है कि, हंसते हुए बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, दिन और रात का अंतर है, मतलब रात और दिन का अंतर है। और फिर बताना शुरू कर देता है, और यहीं से नागमती की मुश्किल बढ़ने लगती है। तो ये बात है, तो पूरा ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हीरामन तोता जिसका कि उल्लेख हम कर रहे थे अभी, के संदर्भ में सत्य, उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया गया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये बात उस जमाने की हो रही है, 1520 से लेकर 1540 के आसपास में। उस जमाने में 1 लाख में एक तोता बेचा जा रहा हो। अगर आज ये होता तो सोशल मीडिया पर न जाने ये बात कितनी वायरल हो जाती। उस जमाने में उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन उसे खरीद लेते हीरामन तोता को, और धीरे धीरे रतन उससे बहुत चाहने लगते हैं। अब कौन सी बात सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों बातें क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, रतन सेन और पद्मावती मिलन के संदर्भ में असत्य कथन है। जब रतन सेन को पद्मावती के बारे में पता चलता है तो उसको प्राप्त करने के लिए, उससे मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में असत्य कथन हमें बताना है। आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था। साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला, और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो राम के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। तो इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है, हमें बताना है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कौन सा कथन है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी ऑप्शन को हो सकता है कि पढ़ रहे हो। तो जो है रास्ता दिखाने वाला है हीरामन सुआ, इसीलिए इसको गुरु का भी प्रतीक कहा गया है। जो राजा है वो 16,000 कुंवरों के साथ जा रहा है, योगी का वेश धारण करते हुए। इसके पहले हमने मृगावती में बताया था कि योगी का रूप धारण किया हुआ था। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि उसी परंपरा का निर्वहन जयसी ने किया। जहाज में भी सवार हुआ। वहां पहुंचने के बाद राम का मंदिर वहां पर नहीं, बल्कि किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। ये यहां पर ऑप्शन इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रतन सेन की सभा में एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, वह कौन था? ऑप्शन दिया गया राघव चेतन, गोरा, बादल, गंधर्व सेन। तो रतन सेन की सभा में एक पंडित कौन था जिसको कि यहाँ पर एक प्रतीक के तौर पर लिया गया है, ठीक है? शैतान का यहाँ पर इसको एक दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राघव चेतन। ठीक। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। तो गोरा बादल का जो भी चर्चा होती है या फिर प्रसंग आता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, पद्मावत। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है, उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र। तो ये किसका कथन है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, पांचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूध सोई संतान, माया अलाउद्दीन सुल्तान। उपरोक्त पंक्तियों को
जायसी ने अपने ग्रंथ में कब लिखा है? ये देखिए बहुत ही ट्विस्टिंग वाला प्रश्न है कि कब लिखा था। ऑप्शन दिया गया आरंभ में लिखा है, मध्य में लिखा है, अंत में लिखा है, उपसंहार में लिखा है। कब लिखा है आप दिमाग दौड़ाइए। तब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करूंगा। अक्सर आपने वन लाइनर किताबों में पढ़ा होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी ने प्रतीकात्मक रूप में जितने भी इसमें पात्राएं हैं उनको प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, चित्तौड़ को शरीर के रूप में, ठीक है, राजा को मन के रूप में, जो सिंघल है उसको हृदय के रूप में, पद्मिनी को बुद्धि के रूप में, सुआ को गुरु के रूप में, ठीक है, नागमती को संसार के रूप में, राघव जिसके बारे में मैंने बताया कि शैतान के रूप में, और माया के रूप में अलाउद्दीन को, जो कि एक शासक रहा है, वो भी बाद में इसकी एंट्री होती है और फिर युद्ध होता है। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि जिसको हम वन लाइनर किताबों में रटते हैं, अगर ये पूरा पद हम याद रख लें तो हमें पद्मावत में आए हुए कौन से प्रतीक किस चीज के लिए हैं बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इस पद को आप ध्यान में रखिए। मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको लगभग 10 से 15 प्रश्नों का उत्तर इसमें बता दिया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा, लेकिन लिखा कब है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, अंत में लिखा है। ठीक है, आप इसी से इस रचना का क्या करते हैं, वो समापन करते हैं। अगला प्रश्न है, इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। उपरोक्त कथन किस रचना के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, पद्मावत के संदर्भ में बात कही गई है, और ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि उस्मान के संदर्भ में असत्य है। अब आप देख रहे हैं कि एक नए कवि का यहां पर प्रवेश हो रहा है, उस्मान। इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया ये शाहजहां के समय में वर्तमान थे, ये गाजीपुर के रहने वाले थे, इन्होंने अपना उपनाम मान रखा लिखा था, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो कौन सा कथन है जो कि उस्मान के बारे में असत्य है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे, और इस प्रश्न से तो हमारा एक लगाव भी है, आप उस चीज को समझ गए होंगे। और जब भी उस्मान को पढ़ता हूँ तो इंटरव्यू देने जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो एक बार जरूर देख लेता हूँ, और जो भी विद्यार्थी यहाँ से जुड़े होंगे वो भी देख लेंगे। तो इसमें जो असत्य कथन है वो पहला ही ऑप्शन क्या है, असत्य है। उस्मान का जो संदर्भ रहा है, इनका संदर्भ है जहांगीर से। ठीक है, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, न कि शाहजहां के। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। ये गाजीपुर के रहने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना उपनाम मान रखा था, मान। इसको आप ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है अभी तक हमने जिन सूफी कवियों को पढ़ा उसमें किसी ने अपना उपनाम नहीं रखा है। उस्मान ने उपमान रखा, अपना उपनाम रखा है, जबकि इनके नाम में ही है मान शब्द लगा हुआ। ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। आप देख रहे हैं कि ये तीसरे ऐसे सूफी कवि जिनके गुरु के बारे में हमें पता चल रहा है, हाजी बाबा। पूछा जा सकता है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर आत्मीयता के साथ पूरे प्रश्नों को देख रहे हैं उनको एक नया तथ्य यहाँ पर पता चल गया होगा। तो सही जवाब है इसका तो ऑप्शन ए है, लेकिन अन्य जो तथ्य है आपको नेक्स्ट अगले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उस्मान के संदर्भ में असत्य है। 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह की प्रशंसा की है। शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। दिल्ली नगर का वर्णन किया है। तो कौन सी बात इसमें है जो कि असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली नगर का वर्णन नहीं किया है, बल्कि ये किया है गाजीपुर नगर का वर्णन। ठीक, तो इस तरीके से सही गलत क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन डी असत्य। बाकी उस्मान की रचना का नाम चित्रावली। पुस्तक के आरंभ में इन्होंने स्तुति की है, और स्तुति के साथ साथ उन्होंने पैगंबर और 4 खलीफों की भी की हुई है स्तुति, और इसमें इन्होंने जहांगीर की प्रशंसा की है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ में निजामुद्दीन और हाजी बाबा की भी प्रशंसा की है। तो देखिए, प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सवाल बनाया जा सकता है
कि किसकी किसकी प्रशंसा चित्रावली में है। तो पहली प्रशंसा तो आप देख रहे हैं कि जहांगीर की, दूसरी निजामुद्दीन की और तीसरी हाजी बाबा की। तो ये तो प्रश्न बनाने के लिए काफी ऑप्शन हो गए। अगला प्रश्न है, कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बद्स खां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। यह किस रचना के संदर्भ में बात कही गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। अब तक हम लोग तमाम चीजों को पढ़ रहे थे सूफी काव्य रचनाओं के बारे में, जिसमें प्रेम गाथा को आधार बनाते हुए हिंदू घरानों और बोलियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर इस सूफी रचना में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। इसमें न सिर्फ भारत के बारे में बात की जा रही है बल्कि विदेशों का भी नाम लिया गया है। ये कौन सी रचना? सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्रावली। दिमाग में रखना है। चित्रावली में अंग्रेजों का द्वीप में पहुंचने का वर्णन किया गया। मान लीजिए कोई क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला आपको मिल जाए तो मैं भी ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा तो हमारे विद्यार्थी बिल्कुल लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ लिया है कि उस्मान ने चित्रावली में इस तरीके का वर्णन किया है। न सिर्फ वो सिंघल द्वीप इत्यादि का जिक्र किए हैं बल्कि काबुल तक अपनी चीजों को पहुंचा चुके हैं। इस्तांबुल, मिस्र, रूस तक बात पहुंच गई है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। आपको ध्यान में रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की नकल या फिर अनुकरण उस्मान ने किया। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस सूफी कवि ने मलिक मोहम्मद जायसी का अनुसरण किया। तो इसमें उस्मान का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे सवाल भी हो। अगला प्रश्न है कि नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव प्रेत की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा की। उपरोक्त प्रसंग किस सूफी काव्य से संबंधित है? तो यहां पर देखिए सवाल पूछा जा सकता है कि किस सूफी रचना में नेपाल का जिक्र किया गया है और उसका जो पात्र है सुजान कुमार। यहाँ पर भी परंपरा से ये चीजों को ली गई है कि सुजान कुमार जो है और वो संकट में है और इसकी रक्षा आकर देव करते हैं। यानी जो आंख की जो प्रेत है, यहाँ पर देव का बताया गया कि प्रेत की मड़ी में जाकर सोता है और देव उसकी आकर रक्षा कर लेते हैं। वो कौन सी रचना है? ऑप्शन दिया गया मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चित्रावली में ही नेपाल का भी जिक्र किया गया है। तो प्रश्न देखिए ये थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन छोटे में भी पूछा जा सकता है। उत्तर क्या होगा? वही होगा। अगला प्रश्न है कि सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण का उल्लेख किस सूफी काव्य में? इसके पहले हमने एक ब्राह्मण पात्र राघव चेतन की चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। ये किस रचना में किया गया? ऑप्शन दिया गया चित्रावली, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्रावली में सुबुद्धि नामक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि सवाल पूछा जा सकता है कि किसने जायसी का अनुकरण किया। एक जो दूसरा मेरा मन है वो नहीं मानता है, मैंने प्रश्न बना भी दिया। ऑप्शन सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, उस्मान है जो कि जायसी का पूरा अनुकरण करते हैं। जायसी का अनुकरण करते हैं मतलब उनकी जो शैली है उसका अनुकरण करते हैं, जो चौपाई दोहे का क्रम है या फिर जो विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय सूफी कवियों की संख्या है। जहांगीर के समकालीन सूफी कवियों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी इंडिकेट की है सूफी काव्य पर चर्चा करते हुए? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें 2 कवियों का उल्लेख जहांगीर के समकालीन कवियों के रूप में दिखाई पड़ा। अगला प्रश्न है सरवर ढूंढ सबय पच रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनबय लागी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं?
ऑप्शन दिया गया जैसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो ये पंक्ति किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उस्मान द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि सरवर इत्यादि लिखा रहता है तो दिमाग में आता है कि कहीं कहीं जैसी होंगे, लेकिन सही जवाब क्या है? उस्मान। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी और उस्मान में क्या है? समानता है। तो इसको तो लेकर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ऑप्शन में जैसी और उस्मान दोनों एक साथ हैं तो आपको थोड़ा वक्त लेकर जवाब देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि शेख नबी के विषय में असत्य है। ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। संवत 1676 में शाहजहां के समय वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवज्ञानी की कथा है। कौन सी ऐसी बात है जो शेख नबी के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी है कि ये संवत 1676 में शाहजहां के समय में, क्योंकि यहां पर जो शाहजहां दिया हुआ है यहां पर होना चाहिए था जहांगीर। जहांगीर के समय में दो कवियों का उल्लेख सूफी कवियों में किया जाता है, जिसमें एक का नाम मैंने बताया उस्मान और दूसरे जो कवि हैं वो शेख नबी। बाकी ज्ञानदीप किसकी रचना है? वो शेख नबी की है। और इसमें कौन राजा है कौन रानी है ये बात आप समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। शेख नबी से परंपरा प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। कासिम शाह से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। नूर मोहम्मद से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। उस्मान से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। तो सत्य कथन हमें बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि प्रेम गाथा परंपरा शेख नबी से समाप्त समझना चाहिए। उन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया है कि यहीं से प्रेम गाथा परंपरा को समाप्त समझना चाहिए। आगे जो भी लिखी जा रही है मात्र एक औपचारिकता में। अगला प्रश्न है कि कासिम शाह के विषय में असत्य है। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है, देवनागरी अक्षरों में छपी है। तो कौन सी बात है इसमें जो कि असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, देवनागरी में नहीं है बल्कि फारसी में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ज्यादातर सूफी रचनाएं जो हैं उनकी हस्तलिखित प्रतियां या फिर जो अक्षर है वो फारसी लिपि में। अब हंस जवाहिर यहां पर दिया है, हंस राजा का नाम है और जवाहिर रानी का नाम है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर आप देखते हैं कि हमारा चैनल है, वैसे ही नाम यहां पर भी रखा गया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपकथन किसके संदर्भ में? एक यहाँ पर और टर्निंग पॉइंट्स और कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, लेकिन हम तो उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की, अभी तक इस तरीके की भाषा शैली आप नहीं देखे थे। और कह रहे हैं कि इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ले ली है और प्रौढ़ता भी नहीं है इसमें। तो ये बात किसके बारे में कही? शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कासिम शाह के बारे में बात कही गई है कि निम्न कोटि की इनकी रचना है, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसी का हुबहू इन्होंने ले लिया। नकल तो करना अलग बात है, हुबहू किसी चीज को उतार लेना वो अलग बात है। तो कासिम शाह को भी ध्यान में रख लीजिए कि कासिम शाह भी क्या है, जैसी से थोड़ा बहुत प्रभावित है, लेकिन इनसे सवाल बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं आएगा पंक्तियों के हिसाब से। नूर मोहम्मद के संदर्भ में असत्य है। ये दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में थे। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सूफी कवियों से अधिक था। नूर मोहम्मद बहुत ही जबरदस्त तरीके के कवि, और इनका संबंध आपको ध्यान में रखना है कि आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के जितने विद्यार्थी होंगे वो नूर मोहम्मद को जरूर आत्मीयता के साथ पढ़ें। और नूर मोहम्मद उन सूफी कवियों में बहुत ही अलग ढंग के कवि हैं। अभी पता चल जाएगी कैसे अलग है। अब हमें पहले बताना है कि असत्य कथन कौन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ये दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में नहीं थे बल्कि मोहम्मद शाह के दरबारी थे। यहाँ पर मोहम्मद शाह होना चाहिए था, इसलिए कथन क्या हो गया गलत। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो कि कहा जाता है आजमगढ़ और जौनपुर के बॉर्डर पे है।
वहीं पे रहने वाले थे, बाद में दिल्ली चले गए। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, ये भी बात सही है। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। अभी पहली बार आप देख रहे हैं कि हिंदी काव्य भाषा की चर्चा की जा रही है। सूफी कवियों के बारे में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादातर भाषा के प्रयोग किया या बोली का प्रयोग किया तो अवधी बोली का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर नूर मोहम्मद के बहाने आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नूर मोहम्मद का झुकाव हिंदी काव्य भाषा की तरफ ज्यादा था। अगला प्रश्न है कि राजतुल हकायक किस भाषा में? ऑप्शन दिया गया फारसी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फारसी में लिखा गया है राजतुल हकायक, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नूर मोहम्मद के विषय में असत्य है? 1157 हिजरी यानी संवत 1801 -57 कर देंगे तो ईस्वी आ जाएगा, में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन हमें बताना है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें से कोई ऐसा कथन नहीं जो कि असत्य है। इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई, कालिंजर के राजा राजकुंवर और इंद्रावती के प्रेम का है। लेकिन ये क्या है, आप देख रहे हैं कि नायिका प्रधान एक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रचना है। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी देखा सूफी काव्य परंपराओं में जो भी रचनाओं का नाम है उन नायिकाओं के ऊपर है। चाहे हम मृगावती की बात करें, चाहे हम मधुमालती की बात करें, चाहे चित्रावली की बात करें, चाहे इंद्रावती की बात करें। लेकिन एक रचना आपने देखा जो कासिम शाह की हंस जवाहिर, इस रचना को थोड़ा सा आप स्पेशल करके नोट कर लीजिए। इसमें नायक नायिका को दोनों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन नायक को पहले रखा गया है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही जवाब हमने बता दिया। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाना चाहिए। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में? यहां पर बताया गया कि जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है और ये अंतिम ग्रंथ माना चाहिए सूफी पद्धति के हिसाब से। किसके बारे में बात कही गई? ऑप्शन दिया गया चित्रावली, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि इंद्रावती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि 5-5 चौपाइयों और एक दोहा, 5-5 चौपाई और प्लस एक दोहा का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में अंतिम जो ग्रंथ है वो है इंद्रावती। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के संदर्भ में असत्य है। यह फारसी अक्षरों में लिखा मिला है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, इसकी रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो ये प्रश्न बनाते हुए थोड़ा सा मैंने विकल्प को ध्यान नहीं रखा, लेकिन जब मैं दोबारा इसको प्रूफ कर रहा था, ध्यान दे रहा था, तब मुझे लगा कि इसमें एक ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उन तथ्यों से भी परिचित होना काफी जरूरी है जिसको समझकर आप तमाम प्रैक्टिस सेट्स को करेंगे, तमाम परीक्षाओं में बैठेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अनुराग बांसुरी जो कि फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखिए। अभी तक हम अवधी बोली और फारसी का मिश्रण देख रहे थे। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमान का भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला। किससे? अपने ही समाज के लोग। जैसे वर्तमान समय में अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने ही समाज के लोग क्या करते हैं? आपको उलाहना देने लगते हैं कि अच्छा आप भी बहुत प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, आप भी बहुत फला का पक्ष ले रहे हैं, आप भी बहुत ढेका का पक्ष ले रहे हैं, कहते हैं। आपने सुना होगा इस चीज को। कई बार उलाहना ही होती है जब आप अपने समाज में अलग ढंग से कोई काम करते हैं। तो एक चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है
कि सवाल पूछा जा सकता है कि किस रचना में इसका जिक्र किया गया है कि नूर मोहम्मद को अपने ही सूफी कवियों या फिर अपने समय के कवियों से उपालंब सुनना पड़ा था हिंदी भाषा को लेकर, तो है अनुराग बासुरी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इत्यादि में खूब यहां से सवाल आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का, जो बहुते हिंदी भाखिट। उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? तो ये पंक्तियां तो हैं नूर मोहम्मद की, लेकिन किस ग्रंथ से ली गई? ऑप्शन दिया गया इंद्रावती, अनुराग बासुरी, राजतुल हकायत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन बी, अनुराग बासुरी से ली गई। अगला प्रश्न है कि कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, हड़ पारसी कंद नवाते, और झाना हिंदी रस बातें। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आज अगर नूर मोहम्मद होते तो शायद हम उन्हें बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखते कि उस जमाने में जब यह जमाना उनके अनुकूल नहीं था तब उन्होंने हिंदी की बात की। ये हिंदी के विद्यार्थियों, हिंदी को पढ़ने वालों के लिए एक गर्व की बात है। और परीक्षा में अगर सूफी कवियों से रिलेटेड बात आएगी और हिंदी भाषा शब्द को लेकर बात आएगी तो उसमें सबसे पहले अगर नाम आएगा तो नूर मोहम्मद का आएगा। इसलिए मैंने विकल्प पढ़ा ही नहीं, क्योंकि नूर मोहम्मद आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनुराग बासुरी के संदर्भ में असत्य है। इसका रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्योषित रूपक यानी एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग बासुरी के संदर्भ में कौन सी बात इसमें असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई ऐसी बात नहीं जो कि असत्य, यानी सभी बातें क्या है? सत्य है। लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ऑप्शन सी है। यहाँ पर जो नूर मोहम्मद है उन्होंने एक नया प्रयोग किया है और यही प्रयोग आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सूफी कवियों में किस कवि ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर बरवे रखा है। तो वहां पर तुरंत आपके दिमाग में नूर मोहम्मद का नाम आ जाना चाहिए। नूर मोहम्मद ने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे नहीं रखे बल्कि बरवे रखे। बरवे भी एक छंद है, ठीक है ना, जिसमें कि 12 और 7 की मात्राएं होती हैं। आगे चलकर बरवे नायिका भेद, बरवे रामायण जैसी रचनाओं को आपने पढ़ी होगी, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो पढ़ी ही होगी ऑनलाइनर किताबों में। लेकिन ये चीजें कहां से आ रही है, इस विकास को आपको देखना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आप न सिर्फ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बल्कि हिंदी विकास में कहां हिंदी के साहित्य में कहां से परिवर्तन हुए उन चीजों को भी आप समझ रहे होंगे। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किसको हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। नूर मोहम्मद जैसी, शेख नबी उस्मान। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार आप देखते हैं कि सिद्ध करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं, असली हिंदू हूं। कोई बोलता है कि मैं मुसलमान हूं, असली मुसलमान। तो एक जमाना था जब नूर मोहम्मद को अपनी कविता करने के कारण जगह जगह यह सबूत देना पड़ता था कि मैं भले सूफी रचनाओं के माध्यम से हिंदू कहानियों, हिंदी बोली का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं पक्का इस्लाम का अनुयायी हूं, जैसे वर्तमान समय में कई जगहों पर सबूत देना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं, ये बात बहुत पुरानी है। इस चीज को आप लोगों को भी समझना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, नूर मोहम्मद। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है, उसका नाम है। यानी सूफी काव्य परंपरा में देखेंगे कि ज्यादातर कवि कौन है? मुसलमान है, लेकिन एक हिंदू मिला, उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया सूरदास, नानक दास, तुलसीदास, केशवदास। तो कौन है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है सूरदास। और वो सूरदास नहीं है कृष्ण भक्ति शाखा वाले नहीं है, बल्कि ये सूरदास एक पंजाबी कवि रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने की सूफी काव्य परंपरा के अनुसरण कुछ रचनाएं की हुई, ठीक। और ये रहते थे शाहजहां के
दरबार में, शाहजहां के दरबार में रहते थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन से। तो कबीर की तुलना यहां पर फिर से एक बार जायसी से किसने की है? सही जवाब है ऑप्शन ए। और कहा गया कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का केवल आभास दिया था, उसको पूरा तो किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। उपयुक्त कथन किसका है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यहां पर बताया गया, यहां पर देखिए, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, किस रचना के संदर्भ में? तो आपको ध्यान में रखना कि ये पद्मावत के बारे में बात कही जा रही है। सवाल पूछा जाता है कई बार कि पद्मावत का कौन सा जो भाग है वो कल्पित है और कौन सा भाग ऐतिहासिक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, पूर्वार्ध जो है वो कल्पित है और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है। क्योंकि इसके पहले हमने एक प्रश्न में आपको बताया था कि कल्पना और इतिहास का क्या है? संयोग है पद्मावत। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे। यह कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पद्मावत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में हीरामन के विषय में असत्य है। पद्मावत में हीरामन जो तोता है उसके बारे में क्या असत्य है, क्या बात गलत है? ऑप्शन दिया गया, एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था। अक्सर हमने तोते का वर्ण हरे रंग का देखा है, लेकिन हीरामन का जो वर्ण है वो सोने के समान था। जो पूरा वाचाल था, मूर्ख था। ये बात क्या है? गलत है। वो मूर्ख नहीं था बल्कि पंडित था। यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा है और आपको ध्यान भी आ गया होगा। तो हीरामन तोते के बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वो तोता था, आज उसका रंग सोने के कलर का था, गोल्डन कलर का था। वो वाचाल था, बोलता रहता था हमेशा, वही नागमती के वियोग का कारण भी बना। और पंडित था, मूर्ख नहीं था, पंडित था। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी चित्रावली किस नगर से संबंधित है? अब चित्रावली का नाम आ गया तो आपके दिमाग में इसके रचनाकार का नाम भी आ गया होगा। अब बताया जा रहा है कि चित्रावली का संबंध किस नगर से था। नगर बहुत मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने प्रश्न बना दिया। विराटनगर, रूपनगर, सरोजिनी नगर, रामनगर। चारों नगरों से आप परिचित होंगे, लेकिन तीन नगर से तो आप परिचित हैं, विराटनगर, सरोजिनी नगर, रामनगर। रूपनगर की थी चित्रावली। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जायसी के पहले के कवियों के संदर्भ में सही है। यानी जायसी के जो पहले कवि थे जो लिख रहे थे उनके बारे में कौन सी बात सही है? सबने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा, सबने 7 चौपाइयों का क्रम रखा फिर एक दोहा रखा, सबने केवल 2-2 चौपाइयों और 2-2 दोहे का क्रम रखा, सबने केवल 4-4 चौपाई और 2 दोहे का क्रम रखा। तो बातें घुमा फिरा कर इधर उधर कही गई। सही बात आप कैच कर लिए होंगे, नहीं कैच किए होंगे तो इसका मतलब है कि जो पहले के प्रश्न थे उनको आप ध्यान से नहीं सुने। आपने तो सुना है इसलिए आपने कैच कर लिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, सबने 5-5 चौपाइयों को रखा फिर एक दोहा रख दिया। यही समीकरण था जायसी के जितने भी पूर्व थे। अब पूर्व कौन थे? पूर्व दो ही लोगों का ज्यादातर नाम आता है, कुतुबन का और मंझन का। तो इस तरीके से हमने इस पूरे प्रैक्टिस सेट में कुल 75 प्रश्नों पर चर्चा की। देखने में 75 प्रश्न थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 150 से कम प्रश्न नहीं रहे होंगे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि आपका जो सब्जेक्टिव बेस है, ठीक है, वो अच्छे से तैयार हो गया होगा। आप चाहेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सैकड़ों हजारों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और बिल्कुल आप लड़खड़ाएंगे नहीं, हर फन मौला परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा, कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और लगातार इस चैनल को आप लोग प्रचारित प्रसारित कीजिए, आप ही के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।